आप सभी को टीम आईएएस की तरफ से नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि 69 बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 का आज का एग्जाम अच्छा गया होगा। आज के पेपर की खासियत यह रही कि 68 की तुलना में जो कि जीएस पेपर 2 बहुत ही टफ था, उसके कंपैरिजन में आज का पेपर थोड़ा-सा मॉडरेट लगता है। इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग इस वीडियो में आज के पेपर की एनालिसिस करेंगे। उससे पहले कि इस वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करें, जेंटल रिमाइंडर हियर कि टीम आईएएस का ऑफलाइन सेंटर शुरू हो चुका है, जिसमें कि 70th बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गया है, 70th बीपीएससी का। और उसके अलावा यूपीएससी का भी बैच शुरू हो गया है। और इसके साथ-साथ जो है मॉक इंटरव्यू 68th का, यह भी टीम आईएएस के ऑफलाइन सेंटर पे चल रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो डिटेल है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर लिंक के माध्यम से आप जॉइन कर सकते हैं और 70th बीपीएससी से जुड़ा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूपीएससी एंड आल्सो रिगार्डिंग मॉक इंटरव्यू यू कैन चेक आउट फ्रॉम आवर टेलीग्राम ग्रुप। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट दैट इज द पेपर। इस पेपर में देखिए सबसे बड़ी खासियत इंडियन पॉलिटी दैट इज सेक्शन 1 की बात करें तो इसको अगर आप एक वर्ड में कहिए कि इसका नेचर कैसा था, तो इसको आप मॉडरेट के कैटेगरी में रख सकते हैं। दिस पेपर वाज फार मोर इजियर कंपेयर टू द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन 68th बीपीएससी। देखिए जो शॉर्ट आंसर का जो यह क्वेश्चन है जिसमें कि 5 सब क्वेश्चंस हैं और इसमें स्टैटिक क्वेश्चन का डोमिनेशन है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर ए देखिए, यू हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्टैटिक क्वेश्चन है और यह पहले भी आ चुका है बीपीएससी में, इसको करने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं, इज रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जस्टिफाइड कमेंट। यह भी आप कह सकते हैं कि आज के संदर्भ में बहुत हद तक स्टैटिक हो गया है यह क्वेश्चन, चूंकि इससे जुड़ा जो एक्ट है वह इम्प्लीमेंट हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसको भी आप लिख सकते थे, इसको लिखने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं, यू हैव टू क्रिटिकली डिस्क्राइब अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज स्टैटिक क्वेश्चन, इसको लिखने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। यहाँ यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन अ क्रिटिकल मैनर, तो प्रॉस एंड कॉन्स दोनों आपको देना था। क्वेश्चन नंबर डी की बात करें तो एक्सप्लेन हाउ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको प्रियम्बल याद होगा तो उसी के बारे में आपको सारे जो की टर्म्स हैं वह लिख देना है और जो ब्लूप्रिंट और जो गोल्स है कॉन्स्टिट्यूशन का उसी से क्लियर हो जाता है। तो यह भी आप कह सकते हैं कि एक स्टैटिक क्वेश्चन था, यह बिल्कुल ही डायनामिक क्वेश्चन के कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर ई देखिए, तो डिस्क्राइब हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। यह क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि दिस कैन बी कैटेगराइज्ड एज डायनामिक क्वेश्चन। लेकिन डू अंडरस्टैंड कि इस तरह का क्वेश्चन रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ कास्ट एंड हाउ दैट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स इन बिहार ऑल अक्रॉस इंडिया, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर उस प्रकार का क्वेश्चन आपका तैयार होगा, इसमें थोड़ा सा करंट आपको जो कास्ट सेंसस है उसको जोड़कर और जो डेटा है उसको जोड़कर इस क्वेश्चन को आप लिख सकते थे। कह सकते हैं कि पॉलिटी का जो कंपलसरी क्वेश्चन है दैट कैन बी लार्जली कैटेगराइज्ड एज मॉडरेट। यू कैन नॉट टर्म दिस क्वेश्चन एज टफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यू हैव टू डिस्कस अबाउट द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट। आपको डिस्कस देयर चेंजिंग रोल इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें आपको जो है जो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर है उसके बारे में बात करना है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं आर्टिकल्स के माध्यम से आपको बताना है और चेंजिंग रोल किस प्रकार से हुआ है इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, इसके बारे में बात करना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देना होगा कि किस तरह से अलग अलग फेज में जो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर किस तरह से उनका जो संबंध है, इंस्टीट्यूशनल जो संबंध है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। आपको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट पे ही ज्यादा फोकस करना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लिख सकते थे, इसमें आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे और स्टैटिक और करंट का यह मिक्सचर है यह क्वेश्चन। अगर आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी, यह भी क्वेश्चन कहिए एक तरह से रिपीटेड है, हालांकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन बाय एंड लार्ज आप कह सकते हैं कि इसमें स्टैटिक और करंट दोनों का इंक्लूशन होगा आपके आंसर में। द क्वेश्चन इज, इंडियन फेडरलिज्म इज फंडामेंटली रूटेड इन टू साइमल्टेनियस परस्यूट्स ऑफ nationhood, an embrace of state-based cultural diversities, and a commitment to the larger Indian political community. You have to examine critically the nature of Indian model of federalism in the light of the above statement. इसमें keywords आप समझ रहे हैं, that is Indian federalism is the keyword. उसके अलावा जो है आपको nationhood जो है उसके बारे में बात कर रहा है, that is two simultaneous pursuits of
नेशनहुड, और जिस इसमें स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटीज जो है उसको ये इंक्लूड करता है, और दूसरी तरफ जो है लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी, इसके बारे में भी यह बात करता है। अगर आप टीम आईएएस का यूट्यूब चैनल देखेंगे तो वहां पर इस टॉपिक को, इससे जुड़ा जो क्वेश्चन है उसको डील किया गया है इन डेप्थ, आप उसको देख सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को लिखना है जिसमें कि आपको वेरियस फेसेस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म उसकी बात करनी है। डू अंडरस्टैंड कि आप सिर्फ आज के संदर्भ में नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको 4 फेस में आप लिख सकते हैं कि 1951 से लेकर 1967 तक क्या स्थिति थी, फिर 1991 तक क्या स्थिति थी, फिर 2014 तक क्या स्थिति थी, और आज के संदर्भ में क्या स्थिति थी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे और इसमें आपको एग्जाम्पल्स देना है। तो आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है यह अप्रोचेबल क्वेश्चन था, इसको लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो इसमें देखिए, यू हैव टू डिस्कस एंड एनालाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट स्पेसिफिकली। तो कोलिशन पॉलिटिक्स है, इससे जुड़ा भी क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी के। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार जो है इसके बारे में आपको बात करनी है, और नेशनल इंटरेस्ट स्पेसिफिकली को ध्यान में रखते हुए। और चूंकि आपको डिस्कस करना है, एनालाइज करना है, तो इसमें आपको जो लिमिटेशंस है उसको भी देना है। और कोलिशन पॉलिटिक्स जो है तो आप समझ सकते हैं कि बेसिकली आपको 1967 के बाद से जो बिहार में कोलिशन पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है, रादर ऑल अक्रॉस इंडिया ही देखिए तो एक यह बन गया था कि कोलिशन पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई थी। उस बैकग्राउंड से आपको लेते हुए आज के संदर्भ में आना है और इस क्वेश्चन को लिखना है। हालांकि इस क्वेश्चन को लिखना उतना आसान नहीं होगा अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आप कह सकते हैं कंपैरेटिवली मॉडरेट क्वेश्चन है। यू हैव टू एलुसिडेट एंड इवैल्यूएट द लोकल गवर्नमेंट एंड इट्स वर्किंग्स from the point of view of the empowerment of the Panchayati Raj bodies and the city institutions with the examples of the grassroots level in Bihar। आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा है बिहार के संदर्भ में। बिहार पंचायती राज एक्ट जो कि 2006 में आया था, और बिहार म्युनिसिपल एक्ट जो कि 2007 में आया था। इस संदर्भ में इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 19 + 19 यानी कि 2 पार्ट में। तो यह स्कोरिंग सब क्वेश्चन है, आप इसको स्कोर कर सकते हैं इसमें। मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन 2 जो कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी है, तो इसको आप मॉडरेट के कैटेगरी में नहीं रहकर इसको आप टफ के कैटेगरी में ही रखेंगे। बट डू अंडरस्टैंड कि कंपेयर टू 68th 69th का यह सेक्शन स्लाइटली लेस टफ है, स्लाइटली मॉडरेट हो जाता है अगर आप कंपेयर करते हैं तो। आइए इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले शॉर्ट आंसर की बात करें तो एनालाइज द मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून सिस्टम। यह ऐसा है जो स्टैटिक क्वेश्चन है। अगर आपको इस टॉपिक को आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी से भी पढ़ा है, तो इसको आप 8 मार्कर में आसानी से लिख सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं। यू हैव टू डिफाइन रादर व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया, आर दे सफिशिएंट टू मीट the domestic needs and what are the possible alternative sources of energy for India, present a critical view। इसमें आपको फैक्ट्स देने होंगे कि अलग अलग जो एनर्जी के सोर्सेज क्या क्या हैं। उसके अलावा जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बेसिकली इसमें आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात हो रही है। आपको डेटा के साथ ही इसको लिखना होगा, और चूंकि 8 मार्कर है तो आपको रफली 80 से 100 वर्ड्स लिखने हैं। तो इसको लिखने में भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंटेंट इसमें बहुत सारा आपको मिल जाएगा। इफ वी शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर सी, तो इसमें देखिए कि डिस्कस द स्टेट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया एंड एनालाइज इट्स फ्यूचर इन द कंट्री। इसको भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें डू अंडरस्टैंड कि डेटा आपको चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप डेटा और फैक्ट्स आपके पास है तभी आपको अच्छे नंबर आएंगे, और यहाँ पे आपको देना होगा डेटा और फैक्ट्स। कुछ एग्जाम्पल्स भी देने होंगे आपके संदर्भ में। Moving forward to question number D, you have to describe the distribution of scheduled caste and scheduled tribe population in Bihar and comment on their level of socio-economic conditions। तो यह आप कह सकते हैं कि स्टैटिक और करंट दोनों का मिक्सचर है। इसको लिखना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आपके पास, फिर से एज आई सेड, कि डेटा और फैक्ट्स अगर आपके पास मौजूद है। यहाँ बिहार का मैप बनाकर आप दिखा सकते हैं कि कहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आप इसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। इसको अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन अंडर दिस सेक्शन, दैट इज ई, divide India into major physiographic divisions and describe the region in which the land of Bihar state is included। यह एक स्टैटिक क्वेश्चन है और इसको आप लिख सकते हैं, यह उतना टफ नहीं है। एनसीईआरटी के माध्यम से भी जो आपका नॉलेज बेस है उससे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का ए पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार
In what way and in how many parts the agroclimatic zones has been divided in the state? How many seasons are found here in a year? Discuss the effect of these seasons on agriculture. यह क्वेश्चन ऐसा है कि आप बिल्कुल इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें स्टैटिक और करंट दोनों का मिक्सचर है। लार्जली इंक्लाइन टुवर्ड्स स्टैटिक पोर्शन, तो इसको आप कर सकते हैं। अगर आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी देखिए। हाउ आर सिटीज क्लासिफाइड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? Throw light on the total population and their rate of growth as per 2011 census of various classified cities. Discuss the population of Bihar as per 2011 census and also throw light on the trend of working population in the state. इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको अटेम्प्ट करने के लिए चूंकि ये 38 मार्कर है, आपके पास अगेन यू नीड टू हैव फैक्ट्स। आप जब तक आपके पास फैक्ट्स नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो सेंसस 2011 से संबंधित जो पॉपुलेशन है, जो सिटीज़ हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसको लिख पाएंगे। एज आई सेड कि दिस क्वेश्चन कैन बी कैटेगराइज एज टफ। यह इजी नहीं है, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड। अगर क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं तो 6A में एक्सप्लेन ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स मेजर एलिमेंट्स, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट टू इंडियन प्लानिंग। यह एक ऐसा क्वेश्चन है, हालांकि लार्जली स्टैटिक है, लेकिन जिनका ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं है, इकोनॉमी बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना उतना ईजी नहीं होता है। फिर भी आप इसको लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ इंडियन प्लानिंग एक क्लू आपको दे दिया है, तो उस संदर्भ में। और जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है, आप जानते हैं कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसमें जो हैवी लार्ज इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था और कैसे उससे ट्रिकल डाउन थ्योरी होगा, उसके बारे में आप इसको लिख सकते हैं। ऑल्दो दिस क्वेश्चन कैन बी कैटेगराइज्ड एज टफ। अगर आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो 6 का बी देखिए। यू हैव टू डिस्क्राइब द मॉनसून सिस्टम ऑफ इंडिया, इट्स नेचर, टाइप्स, क्लाइमेट चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, सिनोनिम्स, ईस्ट एंड वेस्ट, जेट स्ट्रीम एंड फिजिबिलिटी। यह क्वेश्चन ऐसा है जो आप बिल्कुल अप्रोच कर सकते थे। यह स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे सब क्वेश्चन हैं। इवन एनसीईआरटी के बेसिस पे, एनसीईआरटी का नॉलेज पे भी आप इसको लिख सकते हैं अगर आपके पास फैक्ट्स हैं तो। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी इकोनॉमी का सेक्शन है, दिस शुड बी कैटेगराइज लार्जली एज टफ, इट कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज मॉडरेट। और जो लास्ट सेक्शन है साइंस एंड टेक का, यह भी आप कह सकते हैं कि 68 की तुलना में यह सेक्शन सर्टनली इट इज मॉडरेट। अब ओवरऑल इस 69th के संदर्भ में मॉडरेट या टफ, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, पहले इस सेक्शन को, फिर हम लोग बात करेंगे। तो शॉर्ट आंसर में रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी, यह एक फ्लैट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप इसको आज के करंट के संदर्भ में आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिखने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स यू हैव टू डिस्कस दी रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट, इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको लिखने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, करंट एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर सी, डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार। अगेन इसको भी आप लिख सकते हैं। हालांकि यह सब क्वेश्चन जो है थोड़ा डायनामिक है और आपको हो सकता है कि एग्जाम हॉल में सोच कर लिखना हुआ होगा। हो सकता है कि पहले से इस तरह का क्वेश्चन अगर रेडी आपका नहीं होगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है बियॉन्ड डाउट। क्वेश्चन नंबर डी पर आते हैं। डिस्कस हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प अस ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक। यह क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं कि ये मॉडरेट कैटेगरी में है, इसको आप टफ नहीं बोल सकते हैं। एंड लास्टली क्वेश्चन ई, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसमें 17 गोल्स हैं, तो टेक्नोलॉजी में आप बिल्कुल लिख सकते हैं और इसको लिखने में भी आपको उतनी दिक्कत नहीं आई होगी। इस जो कंपलसरी क्वेश्चन है इसको आप मॉडरेट से टफ के कैटेगरी में रख सकते हैं। लार्जली आई वुड से मॉडरेट, आई वुड नॉट से दैट दिस सेक्शन इज टफ। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पे आते हैं और यह क्वेश्चन आज के संदर्भ में भी है, करंट भी है, कि मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स रॉन्ग एप्लीकेशन lead to pollute the environment, has led to pollution of the environment and caused climatic changes. Discuss with suitable examples how misuse of technology has become a curse to the environment of India. यह थोड़ा सा डायनामिक क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब आप बीपीएससी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जब आप रेडी करते हैं, आप तैयार करते हैं, तो एनवायरनमेंट को आप बिल्कुल तैयार करते हैं, आप क्लाइमेट चेंज को बिल्कुल तैयार करते हैं और जो टेक्नोलॉजी का यूसेज है आप बिल्कुल तैयार करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे पहले से ही, इसमें कोई दिक्कत आपको खास दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 का बी अटेम्प्ट किए तो दिस इज ए स्टैटिक क्वेश्चन जिसमें कुछ करंट चीज़ों को आप ऐड करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजीज हैव अ ह्यूज पोटेंशियल टू
revolutionize our life. You have to discuss emerging applications of nanotechnology in human health. यह एक ऐसा एरिया है जिसको कि लार्जली आप स्टैटिक बोलिए और थोड़ा-सा इसमें करंट आप दे दीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी का पोर्शन इस बार मुझे लगता है कि यह लार्जली मॉडरेट है। टफ शायद नहीं, मुझे लगता है ये मॉडरेट है। तो कंपेयर टू 68th आप कह सकते हैं कि जीएस पेपर 2 जो है इस बार का थोड़ा कम टफ रहा है और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, वह इस पेपर में समवेयर अराउंड 135 से 140 एक बहुत अच्छा स्कोर होगा। ऑल्दो 130 का स्कोर भी ये एक ऑप्टिमम स्कोर होगा और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं ऐसे पेपर में 150 प्लस भी जा सकते हैं इवन इफ द मार्किंग इज वेरी कंजर्वेटिव। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल अगर टीम आईएएस अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली, अंटिल देन बाय।